हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम सन्निकटन की रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अध्याय हमारा 6 वाला अध्याय चल रहा है, छठा अध्याय। छठे अध्याय के अंतर्गत हम सन्निकटन की जो रीतियां बताई गई थी, अन्य रीतियां फिर सामान्य तौर पर जो सन्निकटन की जो रीतियां बताई गई है, दो रीतियां बताई गई थी। उन दोनों रीतियों में अनेक संख्या तत्वों के आधार पर हमने 4 रीतियों के बारे में बताया था। उन 4 रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम जो रीति थी हमारी बताई गई संख्याएं जोड़कर सन्निकटन करना। दूसरी रीति का नाम है संख्याएं जोड़कर सन्निकटन करना। और तीसरी रीति का नाम था बच्चों हमारी निकटतम इकाई अंक तक पूर्णांक बनाकर सन्निकटन करना। आज चौथी रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसका नाम था युग्मांक रीति। ठीक है बच्चों, अध्याय भाई हमारा छठा अध्याय चल रहा है। हेडिंग डाले से विद्यार्थी वही समंक संपादन विश्लेषण की रीतियां चल रही है। छठा अध्याय समंक संपादन विश्लेषण। समंकों का संपादन का विश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार की रीतियों के बारे में बताया गया था। प्रथम परिशुद्धता थी, दूसरी हमारी क्या थी बच्चों, दूसरी हमारी सन्निकटता थी। तो दूसरी जो विधि बताई गई थी, दूसरी विधि का नाम था सन्निकटता। सन्निकटता की मात्रा है सन्निकटता सन्निकटन की रीतियों के अंतर्गत है। 4 रीतियां बताई गई थी। वैसे सन्निकटन की 2 रीतियां हैं, वैसे अन्य संख्या तत्वों के आधार पर 4 रीतियां बताई गई थी, जिसमें हम 1, 2, 3 रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज चतुर्थ रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चतुर्थ रीति जो रीति बताई गई इसका नाम है हमारा युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन। नाम हेड ना लीजिए, युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन। आज इसी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे हम। युग्मांक नियमों के आधार पर किस प्रकार से सन्निकटन किया जाता है। ठीक है बच्चों, युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन करना। और युग्मांक नियम सन्निकटन के साथ साथ हम इन रीतियों के बारे में जो सन्निकटन की जो नियम बताएंगे, नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक आज के क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो हमारे बिंदु को अध्याय प्रारंभ करने से आप सबको बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा बच्चों। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों मित्रों और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए अवश्य कहना। वो भी ये जो इसी क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, यही इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्हें बताइएगा कि हमारे चैनल के माध्यम से वह इन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, संख्या अध्ययन कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हमारे बिंदु के ऊपर युग्मांक नियम के द्वारा सन्निकटन करना। चलिए सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। युग्मांक नियम द्वारा किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकटन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। तो लीजिए मेरे साथ साथ, इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है या उस परिस्थिति में किया जाता है, उस परिस्थितियों में किया जाता है। कहने का मतलब युग्मांक नियम द्वारा जो सन्निकटन किया जाता है, संख्याओं को सन्निकटन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे किस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होगी, तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो परिस्थिति में किया जाता है जहां दशमलव के बाद दो या दो से अधिक अंक आते हो, यानी पॉइंट के बाद, बिंदु के बाद 2 या 2 से अधिक हमारे पास सामने आ रहे हैं, तो हम युग्मांक नियम द्वारा संख्याओं को सन्निकटन के रूप में व्यक्त करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। यदि अंतिम अंक के पूर्व का अंतिम अंक के
यदि अंतिम अंक के पूर्व का अंक अयुग्म, क्या बच्चों, पूर्व का अंक अयुग्म कहने का तात्पर्य है इसमें ओड नंबर, अयुग्म है तो, यानी यदि अंतिम अंक आपका ओड नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, यदि अंतिम अंक आपका ओड नंबर है तो अंतिम 5 को, यानी वो 5 जो अंक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, अंतिम 5 को भी 1 मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है, यानी उस अंक को 1 मान लिया जाएगा, जबकि यदि वह अंक, वह कौन सा दशमलव उसके बाद वाला अंक, यदि वह अंक युग्म अंक, कौन सा है बच्चों, यदि वह अंक युग्म से इवन नंबर, यदि वह अंक युग्म अर्थात इवन है तो जो हमारा अंतिम 5 अंक होगा तो उस अंक को उसके अंतर्गत छोड़ दिया जाएगा। अंक युग्म है तो अंतिम 5 को छोड़ दिया जाएगा। कैसे कहने का तात्पर्य, उसके बाद वाले अंक को उसमें समझ लेना। 5 के बाद 6 आ रहा है तो 5 में मैंने पूर्व वाले क्लास में बताया था मैंने, उसके बाद वाले अंक को, यानी उसके बाद जो अंक आएगा सन्निकटन के अंतर्गत उस अंक को सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के तौर बताया गया है, जैसे के रूप में क्या बताया गया है वो समझ लो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न देख लो। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है बच्चों, क्या दी गई है हमारे पास, संख्या हमारे पास दी हुई है 124.55 और संख्या दी गई 124.45 21.85 और हमारे दे रहे 24.75। ये 4 संख्याएं दी हुई है बच्चों। अब इन 4 संख्याओं को हमें सन्निकटन युग्मांक नियम प्रणाली के आधार पर से सन्निकटन में प्रस्तुत करना है। बच्चों सन्निकटन, ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, संख्या है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किया जाएगा, हल निकालो इसका। हमें यहां लिखता हूं मैं, युग्मांक नियम द्वारा सन्निकटन करो। युग्मांक जो नियम प्रणाली है उसके द्वारा हमें सन्निकटन में प्रस्तुत करना है। वो किस प्रकार प्रस्तुत होगा, लिखिए यहाँ पर संख्या और यहाँ लिखिए सन्निकटित संख्या। सन्निकटित जो संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, संख्या जो हमारे पास दी हुई है हमारे पास, और उपरोक्त के अंदर क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पे हमारे पास 124.55, 124.45, 21.85 और 24.75। ये हमारे पास 4 अंक दिए हुए हैं बच्चों। इन चारों अंकों की संख्याओं को हमें सन्निकटित संख्या के रूप में प्रयोग करना है कि इन्हें सन्निकटन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा।
प्रयोग करने से पहले आप अपना एक बार इसका अध्ययन कर लीजिए। इस रीति का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाएगा जहां पर दशमलव के बाद 2 से अधिक अंक हो। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है, 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अंक आते हैं तो वहां पर इस रीति का यानी युग्मांक नियम रीति का प्रयोग किया जाएगा। और अंतिम अंक के पूर्व का अंक, अंतिम अंक जो है इसके पूर्व का अंक क्या है, अंतिम अंक के पूर्व का अंक युग्मांक अर्थात ओड नंबर है तो अंतिम 5 को भी 1 मान लिया जाएगा। और 5 से अंक युग्म है यानी इवन नंबर है तो उसको अंतिम 5 को छोड़ दिया जाएगा। वो कैसे, इसका किस प्रकार प्रयोग किया वो देखते हैं जरूर। यहाँ पे 124 5 5 5 है। अब यहाँ पर 5 के बाद वाला अंक मैंने कहा इवन नंबर है हमारे पास, कितना हमारे बच्चों इवन नंबर है ना हमारे पास, तो इवन नंबर है तो इसमें उनको छोड़ दिया जाएगा। तो अंश का जो शून्य संख्या बचेगी 124.5 ऐसे कैसे होगी, क्या बन जाएगा 6, सॉरी उसको तो हमें चेंज ही करना है, तो चेंज करना आगे कोई संख्या थोड़ी है हमारे पास नहीं है, तो हमें इसे क्या बन जाएगा, इस 5 का क्या बन जाएगा बच्चों 6 बन जाएगा। तो 124.6 संख्या बन जाएगा इसका। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया ओड नंबर हो गया। अब यहाँ चलते हैं 124.45, अब ये 4 क्या आ गया हमारा इवन नंबर यानी सम संख्या है, समझ लो इसको बोलते हैं हम सम संख्या, इसको बोलते हैं बच्चों विषम संख्या, विषम संख्या ऐसे समझ लो, ठीक है कंफ्यूजन नहीं होगा आपने, ठीक है सम संख्या और सम संख्या। अब यहाँ देखिए 124.45 है। अब यहाँ पे पूर्व का जो अंक है हमने यहाँ पढ़ा कि पूर्व का अंक है, पूर्व का अंक क्या है इसका ओड नंबर है, जो इवन नंबर है, 4 इवन नंबर और सम संख्या हो गई। अब सम संख्या हो गई तो हमने कहा अंतिम 5 को छोड़ दिया जाता है, अंतिम जो आगे जो अंक दिया जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उस मूल्य को यथास्थान जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा, अर्थात 124.4 ऐसे कैसे रह जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखिए 21.85 इसे कैसे होगा, 21 पॉइंट, अब इस 5 है ना पूर्व अंक तो 5 पूर्व को छोड़ दिया जाएगा और इसके बाद वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाएगा, इस अंक को छोड़ कर 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 21.9 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका वही इवन नंबर हो गया यहाँ पर ओड नंबर, तो क्या जाएगा ये 24.8 हो जाएगा 5 के बाद वाला। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे समझ जाती हो चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी युग्मांक रीति, ये युग्मांक रीति के द्वारा सॉल्यूशन हो चुका है हमारा। आगे अध्ययन करते हैं हमारी सन्निकटन की जो रीतियां हैं, इसके सन्निकटन संख्याओं को सन्निकटन में किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये इसका लिख लिया इसका, इसकी थोड़ा सा विद्यार्थी का स्क्रीनशॉट, ठीक है अपने को अपने नोट्स बना लेना इसको, आगे अध्ययन करते हैं उसके बारे में। समझ आया, किसी विद्यार्थी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं नियम, हेडिंग डालने से विद्यार्थी सन्निकटन के नियम। रीति हमारे चारों रीति कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे कौन कौन से नियम बताए गए हैं वो देख लेते हैं। अच्छा हेडिंग डालने से विद्यार्थी सन्निकटन के नियम, सन्निकटन के नियम। सन्निकटन में कौन कौन से नियम है, संख्याओं को जब सन्निकटन में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें किस किस नियमों का, किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, नियम कुछ नियम बताए गए हैं। तो ये सन्निकटन करते समय सन्निकटन करते समय निम्नलिखित नियमों का निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान रखना आवश्यक है।
ये नियम निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से नियम है? नियम नंबर 1, प्रथम नियम में क्या बताया गया, लिखिए। प्रथम नियम, सीमित प्रयोग। सीमित प्रयोग किस प्रकार से इसका सीमित प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सन्निकटन का सीमित प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। करना है जितना हो सके सन्निकटन का हमें लिमिटेशन रूप में प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सन्निकटन में से वास्तविक संख्या में परिवर्तन वास्तविक संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जो वास्तविक संख्या हुई वह हमारी वास्तविक संख्या परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाता है, और मूल संख्या तथा मूल संख्या यानी मूल संख्या कहते हैं, मौलिक संख्या कहते हैं, जो हमारी है मूल संख्या सरल होने पर उसे सन्निकटन में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। माना जो संख्या हमारे पास मूल संख्या दी हुई है वह हमारी मूल संख्या सरल है, तो वह मूल संख्या सरल होने पर हमें उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और जैसा है वो संख्या हमारी उस संख्या को उसी के अनुरूप लिख देना चाहिए। बात बताई गई है। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा है न्यूनतम अंकों का प्रयोग। देखिए, न्यूनतम अंकों का प्रयोग। न्यूनतम अंकों का प्रयोग किस प्रकार से? दूसरा समझिए, नियमों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जो संख्याओं को सन्निकटन में परिवर्तित किया जाए। लिखिए, सन्निकटन करने पर अशुद्धि कम या अधिक, सन्निकटन करने पर अशुद्धि कम या अधिक हो सकती है, क्योंकि जब सन्निकटन को संख्याओं को जब सन्निकटन में परिवर्तित किया जाएगा तो अशुद्धि होने की संभावना रहेगी। हम तीनों रीतियों के बारे में समझ सकते हैं। किसी में अशुद्धि धनात्मक रूप में होती है, किसी रीति के अंदर, किसी रीति में ऋणात्मक रूप से होती है, किसी में दोनों रूप से किसी भी रूप में हो सकती है। तीनों रीतियों में हमने जब अंतर पढ़ा था हमने यही अध्ययन किया था। जब संख्याओं को सन्निकटन में प्रस्तुत किया जाता है तो अशुद्धि होने की संभावनाएं बनी बरकरार रहती है। लेकिन जो तृतीय जो विधि हमारी जिसमें इकाई अंक द्वारा पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक तक परिवर्तित करके सन्निकटन किया जाता है, उस विधि के अंतर्गत जो सन्निकटन में संख्याएं अशुद्धि होती है वह शर्तपूर्वक अशुद्धि होती है कि एक अशुद्धि तो धनात्मक कैसे हो सकती है, एक ऋणात्मक अशुद्धि है धनात्मक अशुद्धि का पालन का कारण काट कर देती है उसका, ठीक है, अशुद्धि हो सकती है। इसलिए
इसलिए सन्निकटन न्यूनतम अंकों तक, जहां तक आप कर सकते हो, अधिकतम नहीं, सन्निकटन न्यूनतम अंकों तक, न्यूनतम अंकों तक ही करना चाहिए, तक ही करना चाहिए, अधिकतम नहीं, अधिकतम नहीं। जहां तक आपको आवश्यक हो कि आपको यहां सन्निकटन करना चाहिए, वहीं तक उस अंकों का सन्निकटन करना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा अध्ययन नहीं करना चाहिए। तीसरा, थर्ड नंबर लिखिए, तीसरे नियम क्या बताया गया है, लिखिए अंकों का स्वभाव, अंकों का स्वभाव, अंकों के स्वभाव में क्या बताया उसमें लिखिए, यदि अंकों के, यदि अंकों के स्वभाव में परिवर्तन की संभावना हो, किसी अनुमान बच्चों, परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन की संभावना हो तो संख्याओं को सन्निकटन में नहीं व्यक्त करना चाहिए, संख्याओं को सन्निकटन में, संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये संख्याएं परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तित हो जाती है बार बार में। आपको लग रहा है कि आंकड़े आज क्या रहे कल क्या, जैसे आपने सुना है सब्जी का भाव आज है 48, मान लो कोई बीज है, सीड्स, तारा में आज का भाव 48 है, कल 50 हो जाएगा, तो सन्निकटन ने इसको उस मूल्य का या उस अंक का हम सन्निकटन नहीं कर सकते। जैसे गेहूं का मूल्य 2450, 2600, 4800, 2100, 2200, तो इसको हम सन्निकटन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज मूल्य क्या है, कल क्या हो जाएगा, कल 2120 हो जाए, 2170 हो जाए, 2140 हो जाए, 2125 हो जाए, तो मूल्य कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हम उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, यदि अंकों का स्वभाव परिवर्तनशील हो तो हमें परिवर्तन की संभावना हो तो संख्याओं को सन्निकटन में व्यक्त नहीं करना चाहिए, जो जैसी संख्या है उसको यथावत वैसा का वैसा ही रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए, और भी आगे नियम बताए गए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए विद्यार्थी, एक बार आगे अध्ययन करते हैं इसके बाद वाले नियमों के बारे में। ठीक है बच्चों, यदि स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने, चलिए आगे अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 4, चौथा नियम क्या बताया गया, 3 नियम हो चुके हैं हमारे, चतुर्थ नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नियम क्या बताया गया है, नियम नंबर 4, चौथा नियम लिखिए, सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण। सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे संख्याओं की सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण में लिखिए, इसके अंदर लिखिए, सन्निकटन करने से पूर्व संख्याओं का सन्निकटन करने से पूर्व संख्याओं को सन्निकटन करने से पूर्व उनकी सीमा का निर्धारण कर लेना चाहिए, उनकी सीमा का हमें निर्धारण कर लेना
चाहिए। निर्धारित करते समय, ऐसे लिख लो, सीमाओं को निर्धारित करते समय, अनुसंधान करता जो हमारा होता है, तो अनुसंधान के उद्देश्य करते समय, अनुसंधान के उद्देश्य, क्या किस उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है, तो अनुसंधान के उद्देश्य मापन, साधन, किन साधनों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा रही है, साधनों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन साधनों के द्वारा सूचनाएं एकत्र की गई है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवा बिंदु बताया गया हमारा शुद्धता के स्तर का निर्धारण। पांचवा नियम लिखिए, शुद्धता के स्तर का निर्धारण, शुद्धता के स्तर का निर्धारण। निर्धारण के बारे में लिखिए, इसके बारे में कि सन्निकटन के समय, जब संख्याओं को सन्निकट रूप में प्रस्तुत किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो सन्निकटन के समय यह निश्चित कर लेना चाहिए, क्या निश्चित कर लेना चाहिए इसके बारे में देखिए, यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अनुसंधान में कितनी शुद्धता की आवश्यकता है कि यदि कोई परिणाम प्रस्तुत करना है, किसी के सामने आंकड़े व्यक्त करने हैं, तो आंकड़े किस प्रकार से व्यक्त करने चाहिए, सामने वाला व्यक्ति पे गलत प्रभाव नहीं पड़े उस चीज का, तो उसका मापन में हमें करने लगे। उसी प्रकार आंकड़ों को, सूचनाओं को प्रेषित करना चाहिए संवाददाताओं के लिए या सूचकों के लिए, उसी प्रकार से सूचनाएं प्रेषित करनी चाहिए। तो उसका मापन, शुद्धता का मापन पहले ही कर लेना चाहिए, इस नियम है। और अंतिम छठा नियम बताया गया है अंतिम चरण पर। अंतिम चरण पर क्या है? अंतिम नियम, बिंदु का नाम वही है हमारा अंतिम चरण। अंतिम चरण पर क्या करना चाहिए? जब आपने सूचनाओं को एकत्र कर लिया गया है, उनका मापन भी कर लिया गया है, मापन कर लेने के बाद किस किस विधि के माध्यम से, किन किन तरीकों से सूचना एकत्र की है, उन सब का मापन कर लेना चाहिए कि जो सूचना इस प्रकार से ज्ञात की है तो वह सही है या गलत। उसी विधियों के बारे में बताया गया अंतिम चरण के अंतर्गत। तो इसके अंदर लिखिए, संख्याओं को गुणा भाग वर्गमूल के बाद ही, संख्याओं को गुणा भाग वर्गमूल के बाद ही अंतिम रूप से प्राप्त संख्या का सन्निकटन करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य ये है, पहले आपको गुणन की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, डिवाइड वाली प्रक्रिया भी कर लेनी चाहिए। उन सब का मूल्य, अंतिम मूल्य आ जाने के बाद ही उस संख्या का सन्निकटन करना चाहिए, यानी उस संख्या को सन्निकटन में व्यक्त करना चाहिए ताकि आपका मापन सही हो। यदि मान लो आपने संख्या का पहले ही सन्निकटन कर लिया और सन्निकटन करने के बाद गुणन प्रक्रिया अपनाते हो तो आपकी अशुद्धि बहुत बड़ी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पहले गुणन प्रक्रिया या डिवाइड प्रक्रिया और जो भी हो आपको कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही संख्याओं को सन्निकटन के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए ताकि आपको परिणाम अशुद्ध या गलत या भ्रामक निष्कर्ष परिणाम नहीं होने चाहिए। परिणाम हमारे शुद्ध व स्पष्ट व सही होने चाहिए। ये हमारे इसके नियम। आज हमारी संबंध संपादन विश्लेषण की जो सन्निकटन विधियां बताई गई थी, 3 विधियां, परिशुद्धता और सन्निकटन, और तीसरे जो है हम आगे पढ़ेंगे। दोनों विधियों के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन हो चुका है। दोनों विधियों में किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। कल हम आगे आने वाले क्लास के अंतर्गत विभ्रम के बारे में, तीसरी जो विधि बताई गई है विभ्रम यानी सांख्यिकी विभ्रम या संभाव्य विभ्रम, संभाव्य विभ्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानना। तब तक के लिए इंतजार करना सभी विद्यार्थी। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी विद्यार्थी। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने, चलिए।